आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर रियाज नाइकू की आज मौत हो गई। मौत भी अपने ही घर में एक एनकाउंटर हुआ और पुलिस ने बड़ा कॉशियसली सुबह से लगातार ट्विटर हैंडल पर जम्मू कश्मीर पुलिस ये कहती रही, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को आगे न बढ़ाएं, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को लोगों तक न पहुंचाएं। मकसद सिर्फ ये था कश्मीर के अंदर किसी तरह का कोई बड़ा हंगामा ना हो, जो हंगामा बुरहान वानी के वक्त में हुआ था। आप तक ये जानकारी पहुंचाऊं कि मुजफ्फर अहमद बट, ये LET के कमांडर, जैश मोहम्मद के कारी यासिर, अबू सैफुल्ला के अलावा बुरहान वानी, जाकिर मूसा, जैश मोहम्मद के कमांडर फयाज पंजू, हमीद ललहारी जो जाकिर मूसा के सक्सेसर थे, अंसार गज़वतुल हिंद के कमांडर, और उसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर उसामा, लश्कर कमांडर आसिफ मकबूल बट, और पाकिस्तान का मुन्ना लाहौरी जो जैश मोहम्मद का कमांडर था। उसके अलावा इशफाक अहमद सोफ़ी, खालिद भाई, मुदस्सिर अहमद खान, अबू दुजाना लश्कर तैयबा का कमांडर, ये तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कश्मीर में मौजूद है। ये तो नहीं कहा जा सकता इंटैक्ट है, मगर मौजूद है। रियाज नाइकू की मौत के बाद क्या तस्वीर कश्मीर घाटी में बदलेगी, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज हैं पूर्व DGP कुलदीप खुड्डा साहब। सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू। और आपसे सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहूंगा कि रियाज नाइकू की आज मौत हुई है, इस मौत को आप कैसे देखते हैं, और उसके मरने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन को कितना बड़ा झटका कश्मीर में आप ये समझते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के लिए एक उनकी कोशिशें और जो लगातार वो अलर्ट है और बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यूटी कर रहे हैं, उसके नतीजे में ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और साथ साथ में जैसे आपने कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बट तमाम टेररिस्ट आउटफिट्स के लिए झटका है, और साथ में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है। और जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है, खुड्डा साहब आपसे ये समझना चाहूँगा कि कश्मीर घाटी के अंदर अंसार गज़वतुल हिंद ने जिस वक़्त अनाउंसमेंट करी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, और उन्होंने कहा कि हमारा अल-कायदा के साथ और ISIL के साथ एफिलिएशन है, और साफ तौर पर उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन पर हमले भी ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले किए, और ये कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान की बोली बोलता है और पाकिस्तान के स्टूजेस हैं वो। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज रियाज नाइकू की जो मौत हुई है, क्या फौज को जो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस की कामयाबी है, या ये भी दर्शाता है कि वो जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल जो राइवलरी 90s में जो बहुत बड़ी कामयाबी का सबब बनी थी आतंकवाद के खिलाफ, क्या इससे आपको नजर आ रहा है कि वो इंटर जो ऑर्गेनाइजेशन राइवलरी है वो बढ़ रही है? देखिए, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं वो एक स्पेशल तरीके का काम होता है, और उसमें जो सोर्सेज होते हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसी का काम ये है कि वो हर जगह ये देखे कि कहाँ पे वीक लिंक है, किसी भी जगह पे जिस वीक लिंक को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और ताकि उसमें सोर्सेज उनके पैदा हो जाए, मोल पैदा हो जाए और उनसे इंफॉर्मेशन आए। इसके बात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनमें राइवलरी चल रही है या नहीं चल रही है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि इंटेलिजेंस तमाम टाइप की इंटेलिजेंस जो होती है उसके पीछे कोई मैकेनिज्म होता है, और जिसमें मिलिटेंट आउटफिट्स के डिफरेंसेस को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो जहाँ तक आपका ये पॉइंट है कि जाकिर मूसा और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में डिफरेंसेस थी, और ख़ासतौर पर नाइकू के साथ उसकी, ये काफ़ी बार मीडिया में आया, कुछ सोर्स रिपोर्ट्स भी इस टाइप की आई। लेकिन इसमें एक बात हमने ध्यान में रखनी होगी कि तमाम ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है जो इनको चलाती है, जिनके थ्रू इनको फंडिंग होती है, जो इनको ओवरग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और वो है पाकिस्तान, ISI। और जब भी इनकी डिफरेंसेस होती हैं वो रिजॉल्व करते हैं, और बहुत हद तक वो कामयाब होते हैं इसमें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी एडमिट करूँगा कि बहुत बार इंटर गैंग वॉर्स हुए हैं इनके बीच में, मिलिटेंट आउटफिट्स के बीच में, जिसके नतीजे में कुछ मारे भी गए हैं,
जहाँ तक जाकिर मूसा का ताल्लुक़ है, जब वो मारा गया उस टाइप की बात चली थी। आज ये रियाज नाइकू है, इसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, वो तो बिल्कुल हकीकत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये इंटेलिजेंस कहाँ से आई, कैसे आई, ये तो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स बता सकते हैं कि ये किस बात का नतीजा था या कैसे लाई गई वो। और ये प्रोफेशनल एजेंसीज जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है वो नहीं बताती है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आई। लेकिन एक बहुत बड़ी सक्सेस है, वेरी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, वेरी टारगेटेड ऑपरेशन और बड़ा क्लीन एंड नीट ऑपरेशन किया गया। और ख़ास बात इस ऑपरेशन में ये रही कि इसमें पहले ही ऐसा इंतज़ाम किया गया ताकि लोग एनकाउंटर साइट पर ना आए, और इंटरनेट को भी एकदम बंद कर दिया गया, फ़ोन कॉल्स भी बंद की गई, और एक प्री प्लानिंग अच्छे तरीके से हुई, जिसके नतीजे में लोकली वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं हुआ, पेल्टिंग नहीं हुई। और जो अब दूसरा कुछ समय से एक एसओपी अब चालू है कि जो भी मिलिटेंट मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को फैमिली के हवाले नहीं करना, बल्कि वहाँ के फैमिली मेम्बर्स कुछ या लोकल रेस्पेक्टेबल्स कुछ या जो जहाँ पे इनको दफनाया जाता है वहाँ पे जो रिलीजियस कंसर्न लोग हैं उनको साथ लेके उनको वहाँ पे दफनाया जाता है। और उसमें दो एरियाज़ ख़ास तौर पे यूज़ किए जाते हैं, बारामूला साइड से भी, उड़ी साइड से और सोनमर्ग साइड से जो यूज़ किए जाते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, चाहे वो इंटेलिजेंस कलेक्शन की हो, चाहे वो ऑपरेशन को लॉन्च करने की हो और साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी ना हो जाए उसको संभालने की। और जो अक्सर देखा गया पिछले लगभग 5-6 साल से, जब से बुरहान वानी पिक्चर में आया तब से ये देखा गया था कि मिलिटेंट्स की डेड बॉडीज़ को लेके एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनती थी। 10-20 हज़ार लोग फ्यूनरल बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक ये प्लेटफॉर्म बनता था नए रिक्रूट्स फर्दर रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसको बंद किया गया और ये चालू रखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि रिक्रूटमेंट होती थी इन्हीं फ्यूनरल से, खुदा साहब इससे पहले कि उस पर बात करूं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रियाज नाइकू कमांडर के हिसाब से कितना बड़ा एसेट था हिजबुल मुजाहिदीन के लिए, और आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज जो ये इसकी किलिंग हुई है, इसकी किलिंग के बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन का रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला पहले था वो फेसबुक था, फेसबुक को, सोशल मीडिया को उन लोगों ने रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल किया। आज आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसकी किलिंग के बाद क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का पहले देखने बुरहान वानी के टाइम में भी देखने को मिला था, फर्दर रिक्रूटमेंट हुई थी, क्या फर्दर रिक्रूटमेंट के कोई चांसेस आपको नज़र आते हैं? देखिए, बुरहान वानी के टाइम वो एक पोस्टर बॉय बना था मिलिटेंट्स के लिए और यूथ के लिए। उसने सोशल मीडिया और ख़ासतौर पर फेसबुक का बहुत इस्तेमाल किया, जिसके ज़रिए उसने एक वो इमेज अपनी बनाई कि वो जैसे वो कोई लोगों को बचाने के लिए आया है, एक मसीहा टाइप का आया है। और साथ साथ में एक इमेज पैदा इसी की ताकि यूथ कन्विंस हो जाए कि जो बुरहान वानी ने रास्ता इख्तियार किया है वो शायद ठीक हो। लेकिन उसके बाद जो इंटरनेट पे पाबंदियां लग गई और उसकी वजह से जो उसका सक्सेसर था बुरहान वानी का, जब वो मारा गया बुरहान वानी 2016 में, उसका सक्सेसर जो है वो उसका यूज़ नहीं कर सका, वो 1 साल के अंदर ही मारा गया। और 2017 से रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का हेड है और ये पिछले 3 साल से सिक्योरिटी फोर्सेस को इवेट कर रहा है। बहुत बार इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी जहाँ पे ये उम्मीद थी कि वो कॉर्नर हो जाएगा, लेकिन ओवरग्राउंड सपोर्ट की वजह से जो उसको वहाँ पे लोकली वो ऑर्गेनाइज करता था उसकी वजह से ये बच पाया। लेकिन कल रात को जब शाम के टाइम इंफॉर्मेशन मिली इसके बारे में, एक लगभग पक्की इंफॉर्मेशन थी, कल शाम को ही कॉर्डन डाला गया उस पर्टिकुलर मकान में और एनकाउंटर उसके बाद चालू हुआ और उसके बाद डेथ की उसकी कंफर्मेशन भी आ गई। ये बहुत बड़ा झटका है और मुझे नहीं लगता है कि इसकी रियाज नाइकू के डेथ के बाद कोई ऐसी मुहिम चलेगी जिस वजह से रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अपनी इमेज उस टाइप की नहीं बना सका, क्योंकि इसके पास वो एवेन्यूज़ अवेलेबल नहीं थे। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट और फेसबुक को यूज़ करके बुरहान वानी ने एक इमेज हासिल की थी, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट था। उसी टाइप का इनका एक लीडर बन गया था और रिक्रूटमेंट इसने काफ़ी करवाई और अट्रैक्शन भी की यूथ के लिए, एक अट्रैक्टिव सिंबल बन गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई यूथ में ऐसी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से यूथ मिलिटेंट रैंक्स में ज्वाइन करने के लिए गामजन हो जाएंगे। खुदा साहब,
इस्लाम में कॉन्सेप्ट है शहादत का, और उसी का इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी, उसको ग्लैमराइज करते हैं। ग्लैमराइज इस तरीके से किया जाता है कि नौजवानों को ये लगता है कि शायद यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। नाइकू लंबी लंबी ऑडियोज़ बनाता था, और वो ऑडियो पहले वीडियोज़ बनाता था, बाद में ऑडियोज़ सर्कुलेट करता था। क्या आज कश्मीर का नौजवान जिस तरीके से उसकी मौत हुई है एक ऑपरेशन में, उस ऑपरेशन में फौज ने ज़्यादा टाइम भी उसको नहीं दिया, क्या इस मौत के बाद कश्मीर के बच्चों को ये बात समझ में आएगी, या जम्मू कश्मीर के हर उस बच्चे को जो आतंकवाद से ग्लैमराइज होता है, इनकी तकरीरों से ग्लैमराइज होता है, इनके उन 15-15, 20-20 मिनट वाले वीडियोस से ग्लैमराइज होता है, क्या उसको आज के दिन ये समझ आएगा कि आतंकवाद का नतीजा मौत के सिवा कुछ भी नहीं, और वो मौत भी बहुत भयानक। और अब पहले तो 10,000 का जनाजा, वो एक तमाशा शुरू हुआ था कश्मीर में, अब वो तमाशा भी बंद हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि ये डिमोरलाइजिंग होगा, और इससे कम से कम कश्मीर के युवाओं को अब ये समझ आएगा कि एकमात्र रास्ता जो है वो है कि हम अपने देश के साथ चलें, पाकिस्तान के इस प्रोपोगेंडे में, और ये शहादत की ये ग्लैमराइजेशन के चक्कर में ना पड़े? देखिए, डिमोरलाइजिंग उनके लिए है, यूथ हो या टेररिस्ट रैंक्स हो, लेकिन ये समझना है कि इसकी वजह से जो पाकिस्तान की तरफ से एक प्रॉक्सी वार चल रही है वो बंद हो जाएगी, वो नहीं होगा। आपने खुद अभी लगभग 2 दर्जन टेररिस्ट कमांडर्स का नाम पढ़ा जो मारे गए, और हर टाइम एक उम्मीद जागी थी कि शायद इसकी वजह से इस सेटबैक की वजह से मिलिटेंसी में कंट्रोल आ जाएगा। ये ज़रूर है कि टेम्परली इस पे अंकुश लगता है, जो टेररिस्ट की एक्शंस हैं वो कम हो जाती है, और सिक्योरिटी फोर्स की सक्सेस भी बढ़ती है। लेकिन ये समझना कि इससे नई फ्रेश रिक्रूटमेंट टोटली रुक जाएगी, वो नहीं होगा, या ये समझना कि और टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो नहीं होगा, उसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक एम बना के रखा है कि यहाँ पर टेररिज्म को बढ़ाना है, चलाना है। और अगर आपने इमरान खान के तकरीरें सुनी होगी, उसने इनडायरेक्ट थ्रेट्स बहुत दी अभी तक, और उसको थ्रेट्स को आईएसआई और पाक आर्मी के ज़रिए वो कन्वर्ट कर रहा है एक्शन में। आपने देखा होगा कि पिछले महीने बॉर्डर एरिया में 5 आर्मी के हमारे जवान कमांडोज एक हैंड टू हैंड गन फाइट में मारे गए टेररिस्ट के साथ जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। बॉर्डर शेलिंग में लगभग 2 हफ्ते पहले उड़ी सेक्टर में रामगढ़ में 2 आर्मी के जवान मारे गए, और 3 तारीख को, इस महीने की 3 तारीख को हंदवाड़ा में 5 आर्मी के जवान, 5 एक आर्मी कमांडिंग ऑफिसर 21 RR का, एक मेजर, 2 सिपाही और पुलिस का एक हाईली डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर भी उसमें शहीद हो गए। और उसके नेक्स्ट डे हंदवाड़ा में ही लगभग इस एनकाउंटर साइट से 11 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ के 3 जवान मारे गए। और लगभग महीना भर पहले सोपोर में 3 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। परसों की बात है 5 तारीख की, जब बड़गाम में सीआईएसएफ पे हैंड ग्रेनेड फेंका गया। तो ये सिचुएशन आपको देखनी होगी कि ये सिचुएशन इन हालात में है जबकि पूरे कश्मीर में है, रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं कोविड की वजह से, कोविड को कंट्रोल करने के लिए। इन रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद जहाँ पे मिलिटेंट्स का मूवमेंट ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो क्राउड के साथ मिक्स होके उनको जगह जगह जाने की फैसिलिटी भी कम हो जाती है। उसके बावजूद भी इंसिडेंट्स हुए हैं। तो हमने इसको बड़ी गंभीरता से देखना है कि पाकिस्तान इन मामलों में रुकने वाला नहीं है। लोकल रिक्रूटमेंट अगर कम हो जाएगी वो बाहर से और भेजेगा। इसी में खुदा साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कश्मीर में ट्रेंड ये देखा गया है साल साल की जो लोकल टेररिस्ट रिक्रूट होते हैं, लोकल टेररिस्ट एक लंबे समय तक सरवाइव करने के उस चक्कर में रहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, अभी जो हंदवाड़ा जिस वाक़े की आप बात करें जहाँ पर हमारे कर्नल शहीद हुए, उसके अलावा आर्मी के और ऑफिसर शहीद हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डेकोरेटेड ऑफिसर शहीद हुआ जिसने खुद ही अपने आप को अलग अलग एंटी टेरर ऑपरेशंस में खुद वो पेश करता था, जी मैं इस ऑपरेशन में जाऊंगा।
क्या ये इस और इशारा नहीं करता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है आतंकियों को, ट्रेंड आतंकियों को कश्मीर भेजने में, जो नॉर्थ कश्मीर में इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, और साउथ कश्मीर में मोस्टली ऐसा लगता है कि लोकल रिक्रूट्स हैं, जो लोकल रिक्रूट्स सिर्फ सर्वाइवल के मूड में हैं, और जो नॉर्थ कश्मीर में ऐसा लगता है कि वो इस मूड में हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलोसल लॉस कर सकें। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये मैं सही हूँ इस जगह, दूसरा क्या काउंटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी? देखिए, एक बात तो बड़ी सही है, जो बड़ी क्लियर है, रिसेंट वाक़यात से पिछले एक डेढ़ महीने में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उससे एक बड़ी बात सामने आई है कि नॉर्थ कश्मीर में इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। और नॉर्मली जो हमने देखा है मिलिटेंसी पिछले 30 साल में, उसमें साउथ कश्मीर जनरली ज़्यादा अफेक्टेड रहा है। तो इससे एक इन्फ्लुएंस जो लगभग सामने आ रही है वो ये है कि जो इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप्स आ रहे हैं वो नॉर्थ कश्मीर में आके रुक जाते हैं, वहाँ पे इंसिडेंट्स कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट कटेल्ड है। और जब ये मूवमेंट कटेलमेंट कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी और जब उनकी मूवमेंट फैसिलिटेट करने के हालात वहाँ पैदा हो जाएंगे तो ये डेफिनेटली साउथ कश्मीर की तरफ भी आएंगे। इसलिए हमने देखना है, क्योंकि साउथ कश्मीर में इनका लॉजिस्टिक और ओवरग्राउंड सपोर्ट नॉर्थ कश्मीर से ज़्यादा है, इनका प्रेफरेबल एरिया ऑफ ऑपरेशन साउथ कश्मीर है। नॉर्थ कश्मीर में इसलिए इंसिडेंट बढ़ रहे हैं क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेट करके, फ्रेशली इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ लोकल के साथ मिल के वहाँ पे फिर ये एक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि वो साउथ कश्मीर की तरफ जाना इनका आजकल मुश्किल हो रहा है। ये जो हुआ है, ये हैदर जो मारा गया, ये रिसेप्शन पार्टी का एक हिस्सा था और वो जो इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप्स वहाँ से आ रहे हैं उनको रिसीव करता था ये। तो कितने इन्फिल्ट्रेशन हुई ये अभी उसका एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन ज़रूर हुई है। और एक और ख़ास बात जो नई आई है वो पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग हरबे इस्तेमाल करना। और आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर आया, उसको ब्लैक लिस्ट की बड़ी, उसके ऊपर एक वो स्वॉर्ड हैंग कर रही है कि FATF उनको ब्लैक लिस्ट करेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो वो जो उनको एक ख़तरा है उसका, इसलिए वो इसमें सामने नहीं आना चाहते हैं। और चूँकि लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, उनके सरगना नामी हैं, डिक्लेयर्ड ग्लोबल टेररिस्ट हैं, चाहे वो हाफिज़ सईद हो और चाहे वो मौलवी हो, मसूद अज़हर हो जैश मोहम्मद का, वो डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल टेररिस्ट है और पाकिस्तान में बेस्ड हैं। इसलिए उनके ज़रिए जितनी भी एक्शन होगी कश्मीर को में, वो पाकिस्तान उसमें डायरेक्टली एक किस्म का आंसरेबल बनता है इंटरनेशनल बॉडी के सामने। इसलिए अब उसने वो उससे बचने के लिए और इंटरनेशनल बॉडी को होर्डिंग करने के लिए एक नया नाम दिया है, जैसे उनकी आदत होती है, और द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के नाम से उन्होंने लॉन्च किया। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ज़बरदस्त कोई ग्रुप है जो बाहर से आया है। इंसिडेंटली TRF ने जो 3 CRPF में मारे गए हंदवाड़ा में, और वो TRF ने क्लेम किया है कि हमने मारा, उन्होंने प्रेस रिलीज इशू किया इसमें। लेकिन TRF बेसिकली वही मटेरियल है जो मटेरियल लश्कर और जैश में जाता है, और इनको सिर्फ नाम बदल के वहाँ से भेजा है। और हमने एक और बात जो देखनी होगी, जिसके बड़ा सीरियसली हमने देखना है और जिसके लिए हमने एक्शन प्लान पहले बनाने की ज़रूरत है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स अब विड्रॉ हो रही हैं। उनका एक मुआहदा हुआ तालिबान के साथ, और उसमें एक बहुत बड़ी जो उसमें एक क्लॉज है उनका एग्रीमेंट में, वो ये है कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट्स को और अमेरिकन पर्सनल को, सिटीजन को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक। उसमें और कोई कमिटमेंट रिगार्डिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन रीजन तालिबान से को लेकर, कश्मीर को लेकर, कोई ऐसी अफगानिस्तान, इवन अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको लेकर उनको तालिबान और अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स की जब बात हो रही थी, उसमें अफगानिस्तान प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उनको शामिल नहीं किया गया। इसलिए उनका भी इंटरेस्ट इसमें नहीं रखा गया। ये अमेरिका ने उनके साथ मुआहदा किया ताकि अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से निकल जाए और अमेरिकन साथ में अमेरिकन इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे। तो इसलिए जो तालिबान जो है, जो उन जिन पे प्रेशर अब कम हो गया है, जिन पे प्रेशर था काफ़ी अमेरिकन फोर्सेस का, अब उन पे प्रेशर कम हो गया है। और जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है जो तालिबान के साथ उनको पूरा सपोर्ट दे रही थी थ्रू मैन एंड मटेरियल,
उनकी कमिटमेंट भी अब कम होगी। ये इसलिए लाजमी है कि वो जो मैन एंड मटीरियल जो वो तालिबान को पहले भेजते थे उसमें से उसका काफ़ी हिस्सा अब कश्मीर की तरफ डायरेक्ट होगा। और इसलिए आगे के महीनों में जब ये पासेस खुल जाएंगे, आजकल पासेस भी बंद हैं, लगभग इनएक्सेसिबल है। कुछ आ रहे हैं जैसे उड़ी से आए या इधर केरन सेक्टर से इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप आया जिसमें 5 कमांडोज मारे गए, 5 टेररिस्ट भी मारे गए। तो ये अब जब जूं पासेस खुलते जाएंगे ये और आते जाएंगे। और चूंकि तब तक कोविड की रिस्ट्रिक्शन भी कम होगी तो ये फिर अपनी एस्टैब्लिश्ड एरिया जो प्रेफरेबल एरिया है इनके लिए साउथ कश्मीर, वहाँ फिर कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे और एक फ्लिप देना चाहेंगे टेररिज्म को। और इसके जब टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है तो लोकल रिक्रूटमेंट भी बढ़ जाती है उस टाइम। तो इसलिए ये कहना कि खाली टेररिस्ट कमांडर कोई मर जाए उससे मिलिटेंसी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, हाँ झटका ज़रूर लगता है टेम्पररी, लेकिन परमानेंट झटका नहीं लगता है। और परमानेंट झटका तब लगेगा जब हिंदुस्तान इस बहुत क्रिटिकल इशू पे सीरियसली एक्शन प्लान बनाएगा। और उस एक्शन प्लान में बहुत बड़ा ज़रूरी हिस्सा ये है कि पाकिस्तान को कैसे टैकल करना है। जब तक पाकिस्तान टैकल नहीं होगा और पाकिस्तान के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं बनाया जाए, जब तक पाकिस्तान के लिए कॉस्टली अफेयर ना बनाया जाए कि वो टेररिज्म को कश्मीर में बढ़ावा देगा इन्फिल्ट्रेटर्स के ज़रिए, आर्म्स के ज़रिए, मटेरियल के ज़रिए, फंडिंग के ज़रिए, जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक टेररिज्म चलता रहेगा। और अगर एक टेररिज्म को ख़त्म करने की पॉलिसी बनानी है, उस पॉलिसी का एक लाजमी हिस्सा पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना है। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कमांडर बैठे हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है, जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने न्यूट्रलाइज किया। यहीं पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हमारे पास कैपेसिटी है कि हम मसूद अज़हर को और उसके साथ हाफिज़ सईद को, इनको पाकिस्तान में जाकर मार सकें या इनको पाकिस्तान में जाकर ख़त्म कर सकें? क्या डू वी पोजेस दैट एडुकेट मैन पावर? देखिए, हमारी वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी कोवर्ट एक्शंस के लिए है कि नहीं है, वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ही बता सकती है, जिनका ये बेसिक काम है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये, अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो कैपेबिलिटी एक्वायर नहीं करनी है। करनी पड़ेगी, ये लाजमी है। उसके लिए आपने अमेरिकन फोर्सेस से ट्रेनिंग लेनी है, या इजराइल ने जैसे एंटीबी ऑपरेशन किया या वैसे वो करते रहते हैं, चाहे उनके साथ कोलैबोरेट करके करना है। ये एक्सपर्टाइज हासिल करना है, और जब तक ये एक्सपर्टाइज हासिल नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम चालू रहेगी। यानी आपको जितने भी टेरर ऑपरेशंस कश्मीर घाटी में होते हैं या भारत के किसी भी भाग में होते हैं, उन्हें कॉस्टली अफेयर बनाना है पाकिस्तान के लिए। कॉस्टली टू द एक्सटेंट दैट पाकिस्तान इज टेरिफाइड ऑफ रिपीटिंग सच एक्शंस। तो ऑपरेशन बालाकोट के बाद क्या आपको लगता है कि बालाकोट जैसे ही कुछ एयर स्ट्राइक्स करने की ज़रूरत है, या जैसे क्रॉस बॉर्डर जाकर कुछ करने की ज़रूरत है, या लिमिटेड वॉर के बारे में जो बार बार बात करी जा रही है कि लिमिटेड वॉर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी कहा था कि लिमिटेड वॉर पॉसिबल है, और उससे पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपने टाइम में कहा था कि हम दो फ्रंट्स पर भी वॉर लड़ सकते हैं। एक तरफ चाइना को भी हम चाइना के साथ भी लड़ सकते हैं और पाकिस्तान के साथ भी एक ही टाइम पर हम दोनों फ्रंट्स पर उनसे लड़ाई कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए ताकि कम से कम आतंकवाद का ग्राफ जो है कश्मीर में नीचे आए? देखिए, ये एक सिंगल एक्शन का नतीजा, उससे मसला हल नहीं होना है। हम सोचे कि सिंगल एक्शन से हो जाएगा। इसमें मल्टी प्रॉन्ग्ड एक्शन चाहिए, एक शॉर्ट टर्म मेजर्स और एक लॉन्ग टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर्स में हमारे जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं हिंटरलैंड में, कश्मीर में, उन पे इंटेंसिटी और तेज़ करनी है। ये नहीं है कि अभी नहीं है, ऑपरेशन बड़े अच्छे हो रहे हैं, कमांडर बहुत मारे जा रहे हैं, मिलिटेंट भी मारे जा रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। और इसी तरह इंटेलिजेंस एपरेट्स को और गैल्वेनाइज करना। इंटेलिजेंस हमारी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है और इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है। दूसरा, जो फंडिंग आती है पार से, थ्रू वेरियस सोर्सेज, इंटरनेशनल रूट से आती है, डायरेक्टली आती है, इनडायरेक्टली आती है, उस फंडिंग को चोक करना मुकम्मल तौर पे एक एक पैसे का जो चैनलाइज जो बाहर से आता है उसका हिसाब रखना है कि इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ जाता फाइनली ये। ट्रेड एलओसी जो ट्रेड था, जो एक जरिया बना था फंडिंग का, वो बंद हो गया है, उसको बंद ही रखना है, उसको वापस लाने की ज़रूरत नहीं है जब तक ऐसा मैकेनिज्म ना हो जिससे फंडिंग टेरर की ना हो वहाँ से,
और फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में, जैसे आपने कहा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो जो इंडिया ने किया, या बालाकोट एक्शन एयर स्ट्राइक की उस टाइप के, चाहे वो कोर्ट ऑपरेशन है जिसमें टेररिस्ट कमांडर जो बैठे हैं पाकिस्तान में उनको न्यूट्रलाइज करने की बात है। लिमिटेड वॉर तो एक कहने के लिए अच्छा, लिमिटेड वॉर से क्या निकलेगा मैं तो उस पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो आर्मी ही ज़्यादा बता सकती है, लेकिन उससे लगता नहीं है कि कोई मसला हल हो जाएगा। इसका मसला जब तक हल करने का ताल्लुक है, उसमें जब तक कोर एरियाज़ में स्पेसिफिक एरियाज़ को ख़त्म टारगेट नहीं किया जाए तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे ऑपरेशन बालाकोट था, उसमें एक बेस को टारगेट किया गया और हिंदुस्तान ने ये ऑप्शन ओपन रखा है कि हम किसी भी टाइम अगर पाकिस्तान बाज ना आए तो हम इस टाइप का स्ट्राइक दोबारा कर सकते हैं। और चूंकि ऑपरेशन बालाकोट डिफरेंट टाइप की स्ट्राइक थी, उड़ी स्ट्राइक्स डिफरेंट टाइप की स्ट्राइक्स थी, या उड़ी और पुंछ राजौरी में जो किया गया जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वो डिफरेंट टाइप की थी। अगली बार किस टाइप का होगा वो तो एक प्लानिंग का नतीजे के तौर पे ही बनाया जा सकता है प्रोग्राम के कैसे टारगेट करना है। पाकिस्तान के साथ डील करने का यही एक तरीका है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान को जब तक अंडर प्रेशर और उनको लिए एक इम्पॉसिबल ये बनाया ना जाए कि भाई अगर आपने ये चालू रखना है, बी प्रिपेयर टू पे हेवी कॉस्ट फॉर इट। जब तक उनके पूरी नेशन के अंदर ये बात पूरी तरह से जज़ब न हो जाए तब तक पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, जिनका प्राइम मिनिस्टर ये इस टाइप की बात कर रहा हो, आर्मी इस टाइप की बात कर रही हो, तो वो तो अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव आगे चलाएंगे ही चलाएंगे। ठीक है, खुर्रम साहब आपसे जानना चाहूँगा कि सईद सलाउद्दीन पिक्चर में नहीं है, बिल्कुल टोटल गायब हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीन से ही उनको हटा दिया गया है। तो कुछ चूँकि आप पढ़ते भी रहते हैं और आप नज़र भी तमाम चीज़ों पर रखते हैं, तो जानना चाहूँगा कि कहीं सीन से हटा तो नहीं दिया गया है उनको मुकम्मल तौर पर? देखिए, इस टाइप की कंफर्मेटरी रिपोर्ट्स कोई नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कई बार इनके हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो टैक्टिक्स रहे हैं उनके साथ इख्तलाफ रहा है। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जो एक नामी एक नया रिक्रिश्चन नेम है, नई तो नहीं कहेंगे, मैन मटेरियल फंडिंग तो वही है सारी, नाम अलग दिया FATF से बचने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल बॉडी में इतनी कमज़ोर इंटेलिजेंस नहीं है कि वो नहीं समझेंगे ये TRF क्या है, ये दूसरा नाम दे के बच नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एक थ्रेट भी इशू की थी मेरे ख्याल 24 अप्रैल को हिज़्बुल मुजाहिदीन को कि आप लोकल पुलिस को टारगेट ना करिए। आपने देखा होगा पिछले चंद महीनों में लोकल पुलिस वालों को कई जगह मारा गया और उनको वहाँ से थ्रेट भी मिली कि लोकल पुलिस वालों को नहीं मारो। उनका ये सोचना है कि शायद अगर लोकल पुलिस को एलिनेट किया जाए तो उनके लिए और गंभीर मसला बन जाएगा, क्योंकि लोकल पुलिस के साथ उनके फैमिली, उनके रिलेशंस, उनके जान पहचान वाले सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो उनका जो ये बेस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो उनकी जो शेल्टर, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ग्राउंड नेटवर्क, वो कमज़ोर हो सकती है और उसके नतीजे में उनकी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए बड़ा वो एक ज़रूरी था उनके लिए कि ये वो इस टाइप का एक्शन ना करें जिसमें लोकल पुलिस वालों को टारगेट बनाया जाए। तो उस बात पे इख्तलाफ था उनका। तो उस वजह से भी एक हो सकता है कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के चीफ जो पाकिस्तान में बैठे हैं सईद सलाउद्दीन, उसको उतना कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। वो सही बात है। इसमें जो मेन प्लेयर्स हैं IS के साथ जो काम करने वाले, जो मेन रिक्रूटिंग एजेंसीज है पाकिस्तान में, लश्कर और जैश, उनको ज़्यादातर इसमें कंसल्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यही दो लोग हैं जो IS के साथ मिलके यंगस्टर्स को ब्रेन वॉश करके ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं पाकिस्तान में ही, उनको ट्रेन करके फिर इंफिल्ट्रेशन के लिए तैयार करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने कहा कि जो ये नया फ्रंट बना है, इस नए फ्रंट में बड़ी गंभीर बात ये करी है कि पुलिस वालों के साथ ऐसा ना करें। और मैंने वो पढ़ा प्रश्न, उसके अंदर ये तक लिखा हुआ है कि वो हमारे मददगार हैं। तो आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो DGP हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, स्क्रीन करने की ज़रूरत है जवानों को, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान इन आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं या उनकी किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं? कि आपको नहीं लगता कि उस स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, या आप खुद DGP रहे हैं, या कुछ ऑलरेडी आप लोगों ने ऐसे मैकेनिज्म्स बना के रखे हैं जिससे जो मोल है वो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है? देखिए,
जो इनका जो ये जो आप बता रहे हैं J&K पुलिस के बारे में, जो उनका तबसरा है टेररिस्ट आउटफिट्स का, वो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। इसमें J&K पुलिस में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके नतीजे में कोई परेशान होने की बात है या कोई ऐसी बात है कि शायद अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद फोर्स सेट किया। मैं 5 साल DG रहा, मैं 5 साल हेड ऑफ इंटेलिजेंस भी रहा, उसके बाद पहले जोन्स में भी काम किया एज IG एंड AG ऑल्सो। तो ऐसे कोई नहीं, J&K पुलिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस इन द कंट्री। वो उन्होंने अपने शहादत के ज़रिए, जिसमें लगभग 1600-1700 के करीब हमारे J&K पुलिस के अफसर और जवान मारे गए हैं एक्शन में इन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस एज ए रिज़ल्ट ऑफ टेररिज्म, उनकी शहादत उसके लिए एक गवाह है। तो लेकिन ये मैं बात ज़रूर, ये तो ठीक है आपका जो कहना है, जैसे देवेंद्र सिंह एक पाया गया इस टाइप का आदमी, इस टाइप का आदमी कहीं भी हो सकता है। इस टाइप के जो एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर किसी भी फोर्स में। लेकिन ओवरऑल J&K फोर्स जो है, J&K पुलिस फोर्स जो है, वो एक बेदागी फोर्स है और आउटस्टैंडिंग काम करती है, जो उन्हें दिखाया है। हमने देखा कि कैसे ऑपरेशन में वो आगे सामने आते हैं। जैसे आपने खुद कहा, ये जो सब इंस्पेक्टर हमारा था डेकोरेटेड, ये खुद हर जगह जाता था। इसने 3 आउट ऑफ 10 प्रमोशंस भी ले ली इसी काम की वजह से। सिपाही से बन गया था सब इंस्पेक्टर प्रमोशन लेके। और इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत है J&K पुलिस में। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे स्क्रीनिंग की ज़रूरत हो, और जहाँ पे भी इस टाइप के लोग, किसी का भी अगर कोई लिंक निकले, वो हमारा इंटेलिजेंस मैकेनिज्म भी स्ट्रांग है, वो जल्द सूनर और लेटर बाहर बात आ ही जाती है। जैसे आपने देवेंद्र के केस में भी देखा, इससे पहले वो डैमेज कर सके, वो पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया। तो इस टाइप के और भी पुलिस वाले पहले थे, ये नहीं मैं कहूँगा कि पूरा क्लीन चिट है सबको। पुलिस वाले आपने देखा होगा, कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ बाकी भी हो गए, कुछ जो मिलिटेंट रैंक्स को ज्वाइन किए हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस थे। ओवरऑल फोर्स में ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ स्क्रीनिंग की ज़रूरत हो या किसी पर शक करने की ज़रूरत हो। आपसे जानना चाहूँगा, कोविड की इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बना ली है। एक जो जहनों में पिक्चर जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर लोगों की होती थी, वो आज बदलती हुई तस्वीर नज़र आ रही है। आज राशन का बांटने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, लॉकअपों में राशन है। और आज दिन में हमने एक जगह देखा कि ट्रैफिक पुलिस के एक कर्मचारी ने देखा कि एक भिखारी आ रहा है और वो वहाँ सड़क के किनारे पे खड़ा है। तो मैंने देखा कि वो भागता भागता गया, उसको रोका और अपनी गाड़ी से कुछ खाने पीने की चीज़ें निकाली और उसको दे दी। तो एक तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस इनविजिबल एनिमी के ख़िलाफ़ इस जंग में आप अपनी फोर्स का जो काम देख रहे हैं, उसको देखकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जहाँ ये कोविड की बात है, जहाँ इसने बहुत परेशानी और बहुत डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड की, हिंदुस्तान में भी 1000 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं सोसाइटी में। जैसे आपने देखा हो, लोगों में फैमिली का एक वो रुझान बना अब कि फैमिली पे भी कुछ ध्यान देना चाहिए, कुछ लेजर भी रखना चाहिए। खाली रेट रेस और कट थ्रोट कंपटीशन एंड नहीं है ज़िंदगी का। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि पुलिस के लिए, ओवरऑल J&K पुलिस के लिए, या बाहर की जो हिंदुस्तान में बाकी स्टेट्स में भी पुलिस है, खासतौर पर मैं पुलिस की बात करूँगा। मैं इसलिए बात करूँगा क्योंकि पुलिस और पब्लिक का बहुत कॉन्टैक्ट रहता है। पुलिस को लोगों को देने के लिए आमतौर पर कुछ नहीं होता है। पुलिस को इस नज़र से सिर्फ देखा जाता है कि ये अरेस्ट करती है, पूछताछ करती है, कई बार एलिगेशन मारपीट की भी लगती है। तो पुलिस की एक इमेज ऐसी बनी है क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट ऐसा एक काम है जिसके नतीजे में जो मुलजिम होता है वो कभी खुश नहीं होता और उसके साथी बाकी जो होते हैं वो भी खुश नहीं होता। जिसको हेल्प होती है वो ही जनरली फॉरगेट्स इट। बट ये जो अभी कोविड में पुलिस को एक काम मिला, लोगों की सहायता करने का, लोगों को हेल्प पहुंचाने का, उससे एक अलग बॉन्डिंग तैयार हुई। आपने देखा होगा पूरे इंडिया में जो आपने वीडियोस आए सोशल मीडिया पे, जम्मू कश्मीर में लोगों में एक नज़रिए में चेंज आई कि पुलिस वो नहीं है जो हम उसको आमतौर पे तस्वुर करते हैं। पुलिस उसके अलावा कुछ और भी हैं, वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमैनिटेरियन भी हैं। और पुलिस को अगर इस टाइप के काम मिले, मुझे बहुत यकीन इस टाइप का, मैं नहीं चाहता हूँ कोविड दोबारा आए या इस टाइप की कोई बीमारी आए, लेकिन जहाँ लॉ एनफोर्समेंट के साथ साथ अगर पुलिस को कुछ इस टाइप के काम भी दिए जाए जिससे एक पुलिस पब्लिक रिलेशन बढ़ने का मौका मिले और लोगों के सामने पुलिस की सही इमेज आए। और जहाँ पॉसिबिलिटी ये भी है कि लोग आईज एंड एयर्स जो पुलिस चाहती है कि आम लोग बने, वो बन सकते हैं और
पुलिस इमेज इस दौरान काफ़ी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि लोगों ने एक अलग फेस, दूसरा नज़रिया भी देखा. दे हैव सीन द अदर साइड ऑफ द कॉइन आल्सो, अदर साइड ऑफ द पुलिस, दैट दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर फ्रॉम अस, दे आर फ्रॉम द सेम सोसाइटी. तो इसलिए और मदद करते हैं. जब सख्ती का वक्त आता है उसमें सामने आते हैं, और हर रंग से जैसे पॉसिबल भी हो वो लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं. मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एनफोर्समेंट, अरेस्ट्स, पूछताछ, इंट्रोगेशन के अलावा कुछ इस टाइप के छोटे मोटे काम भी दिए जाने चाहिए, जिससे पुलिस पब्लिक कोऑपरेशन ज़्यादा बढ़े, और पुलिस की इमेज जो जनरली आमतौर पे नेगेटिव रही है हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे, वो एक सही डायरेक्शन में आए, पॉजिटिव डायरेक्शन में आए, ताकि लोग भी पुलिस के सामने खुलकर आए, और उससे क्राइम कंट्रोल में, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट में भी मदद मिलेगा. एक और चीज़ खोटा साहब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि लॉ एनफोर्समेंट को लेकर देखा जा रहा है कि कोविड के इस कहर के बीच में भी आतंकवादी कहीं ग्रेनेड हमला कर रहे हैं. किश्तवाड़ में एक वाक़या हुआ कि वहाँ पर कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर, हालांकि उसके 2 दिन के बाद ही पुलिस ने उन दोनों आतंकियों को साफ कर दिया. आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उन नौजवानों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि इस कहर के बीच में पुलिस वाला आपके साथ खड़ा है, क्राइम से वो लड़ रहा, आतंकवाद से वो लड़ रहा, आपकी जान बचाने के लिए वो खड़ा है, कल कहीं बर्फबारी होगी वो उसने देखना है. और मैं नेशनल हाईवे के ऊपर देख रहा था कि आजकल गुजर बकरवाल समुदाय का काफिला चल रहा है, उस काफिले को भी चलाना है, ट्रैफिक को भी चलाना है, और पूरे दिन भर ये भी चेक करना है किसके पास पास है, पास लेकर कौन है कौन नहीं है, लोगों को भी रोकना है, और कोविड को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस है उनका भी पालन लोगों से करवाना है. इतनी मल्टीपल ड्यूटीज़ एक ही टाइम में पुलिसकर्मी कर रहे हैं. कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उन तमाम नौजवानों को, खासकर इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा इस मामले पे. एक तो ये है कि हर सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, और जनरली लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे आपने इंसिडेंट बताया है किश्तवाड़ का या बाकी जगह पे भी, और बल्कि J&K से बाहर भी हिंदुस्तान में भी कहीं जगह देखा गया है जहाँ पुलिस जो एनफोर्स कर रही थी कोविड रिस्ट्रिक्शंस, लोगों को बचाने का काम कर रही थी, या हेल्थ वर्कर्स जिसमें डॉक्टर और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं, उनके पे भी अटैक हुआ. तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से हिम्मत नहीं कम करनी चाहिए, बल्कि काम में और तेज़ी दिखानी चाहिए और दिलचस्पी लेनी चाहिए, ये सोच के कि आम लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आपके साथ है इस काम में, वो उससे हौसला लेना चाहिए ना, बल्कि इससे नहीं घबराना चाहिए कि कहीं पे एक आध अटैक हो या कहीं पे कोई नेगेटिव लोग हो. दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि J&K पुलिस ख़ास तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है, और दिन ब दिन और आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है प्रोफेशनली. उस काम को चालू रखे, चाहे वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस हो, चाहे वो क्राइम कंट्रोल हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो. इन सभी फ्रंट्स पे वो जैसे आगे मार्च कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए. आगे बढ़ते रहे, लोग आपके साथ हैं, मासिफाई उनके जो एंटी सोशल हैं, जो एंटी नेशनल हैं, उनको डील करते जाइए, लेकिन आम लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ते जाइए. कोई सलाह देना चाहेंगे आप कि क्या पॉलिटिकल आउटरीच का वक्त कश्मीर में इस समय है या नहीं है, या हम एंटी टेरर ऑपरेशंस में ही लगे रहें और पॉलिटिकल आउटरीच ना करें? क्या पॉलिटिकल आउटरीच ना करना घातक सिद्ध तो नहीं होगा आने वाले समय में? देखिए, फॉर्चुनेटली एक बात यह है कि पुलिस का जो काम है वो लिमिटेड है इस लेंथ तक के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जितनी कम हो उतना अच्छा है. अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना हो जैसे अभी है, अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो तो पुलिस का काम दोनों सूरतों में, चाहे दोनों टाइप के गवर्नमेंट में, सब काम वैसे ही चलेगा. प्रॉब्लम तब आती है जब कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जिससे एक काम में रुकावट आती है, नेगेटिव इम्पैक्ट आती है. लेकिन जो मेरी एक्सपीरियंस यही है कि J&K में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाकी स्टेट्स के मुकाबले में लगभग ना के बराबर रही है. मैंने हमेशा देखा है कि जो हमारा काम होता था उसमें कोई
इंटरफेरेंस नाम की चीज़ नहीं, ज़रूर सजेशंस होती थी, लेकिन उनको हमेशा मेरिट पे देखा जाता था। और उसमें जो पॉलिटिकल हेड्स, मैं एक पॉलिटिकल हेड की, पॉलिटिकल आउटरीच करना चाहिए। देखिए वो तो गवर्नमेंट तक है, वो तो और हालात पे है। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या बाकी कंस्टिट्यूंसी है, वो उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी देखनी है उसमें कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, हमारे लिए अगर हम अपना प्रोफेशनल काम करें हमें उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पुलिस के काम में जितनी कम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो उतना अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में रिकमेंडेशंस दी थी। अनफॉर्चुनेटली वो किसी स्टेट ने इम्प्लीमेंट नहीं की, क्योंकि वो पॉलिटिकल एलिमेंट जो है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, वो अपना इन्फ्लुएंस पुलिस पे हमेशा कायम रखना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग उसको खुद ठुकराएंगे और लोगों का प्रेशर बढ़ जाएगा और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को किसी हद तक जो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि वही एक सिस्टम है जिसके ज़रिए पुलिस लोगों की खिदमत कर सकती है। पुलिस एक न्यूट्रल बॉडी के रिस्पॉन्सिबल रहेगी, उनके सुपरविजन में रहेगी, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से चीफ मिनिस्टर भी रहेगा उसमें, लेकिन उसमें बाकी लोग भी होंगी। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के अंडर जो पुलिस काम करेगी, वो एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त रिकमेंडेशन दी है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन साथ में मैंने जैसे कहा कि J&K में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उतनी नहीं रही जैसे आप देखते हैं बाकी स्टेट्स में। हमने देखा है कि बाकी हमने जो कलीग्स हैं हमारे, वो क्या क्या बताते थे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में। तो इसलिए हिंदुस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशंस दी है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि पुलिस के लिए ये प्रॉब्लम ना रहे कि कौन सी गवर्नमेंट है और हमें कैसे चलना है। Police should function independently of the type of government in power, and also which party is in power. It's become immaterial for the police functioning. बहुत बहुत शुक्रिया खुड्डा साहब, आपने बहुत वक्त दिया और आपने साफ तौर पर सुन लिया कि आतंकी रियाज नाइकू की मौत क्रिपल करेगी हिजबुल मुजाहिदीन का जो नेटवर्क साउथ कश्मीर में है। लेकिन गंभीर और चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का इस्तेमाल नॉर्थ कश्मीर में करना शुरू कर दिया है, और जो लोग इन्फिल्ट्रेट होकर आए हैं वो आतंकी हैं। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकी हैं। ये गंभीर और चिंताजनक है। अब वॉर दो फ्रंट्स पर है। पहला तो ये कि सोशल मीडिया के फ्रंट पर जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने काउंटर करा है पाकिस्तान को, वो दर्शाता है अपने आप में कि सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कामयाबी पाई है। आज रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद कल किसी और कमांडर की अनाउंसमेंट होगी और उसकी मौत भी थोड़े दिनों के बाद होगी। कश्मीर के नौजवानों को ये बात जहन नशीन करनी होगी और इस चीज़ को देखना होगा कि जो ग्लैमराइज करके आपके सामने पेश किया जा रहा है वो असल में आतंकवाद का रास्ता है, मौत का रास्ता है। ये देश आपसे कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ इतना मांगता है कि आप इस देश के साथ मिलकर चलें, एक तिरंगे एक गान के साथ आगे बढ़ने का काम करें। ये देश आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। अगर कश्मीर के नौजवानों को ये बात समझ में आए, यकीन जानिए कश्मीर जन्नत होगा। और मुकुट तो है ही भारत का, लेकिन इस मुकुट की चमक से पूरा साउथ एशिया जो है वो चमकने लगेगा। मगर क्या ये होगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन आज फौज के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद कि कुछ ही दिनों पहले 5 जवान, 5 ऑफिसर्स शहीद हुए और आंखें नम थी उन जवानों के घरों में, उनके परिजनों की भी, और उसके अलावा उनकी धर्मपत्नियों की भी आंखें नम थी, वो परेशान थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर हल्की सी भीनी सी मुस्कुराहट होगी कि आतंक का एक भयानक चेहरा रियाज नाइकू कश्मीर से साफ कर दिया गया। तो दीजिए इस खास मुलाकात से इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ ऐसी ही कुछ बातें करने के लिए। आदाब।